हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनकी तैयारियों के लिए इस समय हम लेकर के आए हैं आपके लिए फंडामेंटल की क्लासेस। तो उसी कड़ी में आज हम फंडामेंटल का जो टॉपिक लेने वाले हैं, जो हम पूर्व में आपको बता चुके हैं, वो है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स मतलब क्या होता है? द कोड ऑफ एथिक्स इज ए सेट ऑफ ethical principle that are accepted by all members of a profession. Code of ethics for nurses provide professional standard for nursing activity which protect the nurse and the patient. यानी कोड ऑफ एथिक्स एक नियमों का एक ऐसा संग्रह है जिसको सभी प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे हेल्थ मेंबर कोई भी हो, वो सब फॉलो करते हैं। उसको हम कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। और ये प्रोटेक्ट किसके लिए ये नियम बनाए गए? जिससे कि नर्स को और पेशेंट को, मरीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब सपोज कीजिए किसी लापरवाही से नर्सिंग मेंबर की या नर्स की लापरवाही से अगर पेशेंट को कोई क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदार नर्स है। तो जब उसको ये पता है, ये कोड ऑफ एथिक्स है, ये नियम है कि उसको प्रोटेक्ट करना है मरीज को, उसकी जिम्मेदारी है, तो वो उस जिम्मेदारी को सही तरीके से करेगी। तो ये नियम है। तो इस नियम को, इस नियम के संग्रह को कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। The word of ethics comes from the Greek word ethos, meaning custom and guiding belief. Ethics are role of principle that govern right conduct. यानी जो ethics शब्द है, कोड ऑफ एथिक्स जो शब्द लिया गया है, एथिक्स शब्द जो लिया गया है, वो ग्रीक वर्ड का शब्द है, वो इथोस से लिया गया है। और जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कस्टम और गाइडेंस, सॉरी, कस्टम और गाइडिंग बिलीफ। यानी कि कस्टम यानी रीति रिवाज, यानी ऐसे नियम जिनको हमें फॉलो करना है। जैसे कस्टम चले आते हैं कि भाई हमारा रीति रिवाज ये है कि सुबह जल्दी जगते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये रीति रिवाज है। ऐसे ही इथोस यानी एक कस्टम की तरह है। यानी इस इथोस कस्टम शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग कस्टम होता है। और ये मीनिंग क्या है? एथिक्स का मीनिंग है, ग्रीक वर्ड है। तो अब समझ में आया? एथिक्स मतलब होता है इथोस, इथोस का मतलब होता है कस्टम यानी रीति रिवाज। तो कोड ऑफ एथिक्स जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड के इथोस से लिया गया है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन। अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें कोड ऑफ एथिक्स की, तो एक कोड ऑफ एथिक्स इज ए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप्स आइडियल एंड वैल्यूज। यानी कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम आदर्शों और मूल्यों का संग्रह जो है वो कोड ऑफ एथिक्स कहलाता है। चलिए तो अब बात करते हैं पर्पज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का पर्पज क्या होता है? तो सबसे पहला पर्पज जो है वो स्टैंडर्ड्स फॉर द बिहेवियर ऑफ नर्स एंड प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर नर्सिंग एक्शन। यानी कोड ऑफ एथिक्स का जो पर्पज है कि नर्स के व्यवहार का जो स्टैंडर्ड है उसको अप करना और एक गाइडलाइंस तैयार करना जिसके द्वारा एक अच्छी प्रकार की नर्सिंग दी जा सके एक पेशेंट को। तो ये सबसे पहला कोड ऑफ एथिक्स का पर्पज है। दूसरा पर्पज क्या है? कोड ऑफ एथिक्स क्यों जरूरी है? कोड ऑफ एथिक्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यानी ये पहचान कराता है, हेल्प मदद करता है क्या सही है और क्या गलत में। यानी कोड ऑफ एथिक्स नियमों का संग्रह जो है वही तो बताएगा कि आपको किस तरीके से मरीज की केयर करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। क्या अगर मरीज को क्षति हुई तो उसके लिए जिम्मेदार नर्स है, उसको पनिशमेंट भी किया जा सकता है। तो ये मदद करता है पहचान कराने में सही और गलत की। चलिए अगला पॉइंट हम बात करते हैं, enables a correct decision। enables मतलब सक्षम बनाना, सही डिसीजन लेने में, सक्षम करने में कोड ऑफ एथिक्स मदद करता है। तो ये इसका पर्पज है कि सही आप डिसीजन ले सकें मरीज की केयर में। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति के अधिकारों का प्रोटेक्ट करना यानी उसका बचाव करना, ये कोड ऑफ एथिक्स का पर्पज है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यूजेस की। यानी कोड ऑफ एथिक्स के जो यूजेस हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक्नॉलेज द राइटफुल प्लेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। यानी इस बात को स्वीकार करना कि व्यक्ति जो होता है उसके लिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो सही जगह है।
क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स सरकार के द्वारा एक नियम स्थापित किए गए हैं, जिनको नर्स और डॉक्टर्स फॉलो करते हैं और उसके द्वारा एक अच्छी केयर देते हैं। तो ये सबसे पहला यूज़ है किसका? कोड ऑफ एथिक्स का। क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स होता है तो उसी के कारण तो जो नर्सेज़ हैं वो केयर करती हैं, तो उसकी एक गाइडलाइंस, एक सीमा तैयार की गई है, किस तरीके से उनको फॉलो करना है और किस तरीके से उनको मरीज़ को उसके फ़ायदे के लिए कार्य करना है, उन्हें कोई हानि ना पहुँचे। दूसरा यूज़ कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बिकम रिस्पांसिबल फॉर देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग। यानी कोड ऑफ एथिक्स जो है वो कंट्रीब्यूट योगदान करता है व्यक्ति को मजबूत बनाने में, जिससे कि उसके स्वास्थ्य की और उसको जो दिक्कत है उसे ठीक करने में मदद की जा सके। इसके अलावा और क्या यूजेस है उसका? कंट्रीब्यूट्स टू क्वालिटी केयर, यानी एक अच्छी प्रकार की देखभाल जो कि मरीज का हक होता है उसको मिल सके, तो उसमें योगदान करना, ये कोड ऑफ एथिक्स का यूजेस है। आइडेंटिफाइज ऑब्लिगेशन इन प्रैक्टिस, रिसर्च एंड रिलेशनशिप, यानी ये पहचान कराता है कि किस तरीके से जो नर्सिंग केयर होती है उसमें रिसर्च और जो रिलेशनशिप है वो रखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, informs the individuals, families, community, and other professionals about expectations of a nurse। जो नर्स से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं व्यक्ति, जो परिवार, जो समुदाय, उन सबको इन्फॉर्म करना, यानी व्यक्ति को ये पता होता है, परिवार को ये पता होता है कि उनको किस तरीके की केयर मिलेगी, और अगर मरीज को कोई दिक्कत होती है नर्स की लापरवाही के कारण, तो वो उनको पता होना चाहिए कि उसके लिए उसको पनिशमेंट किया जा सकता है। तो ये कोड ऑफ एथिक्स है कि एक नर्स के द्वारा एक मरीज की किस तरीके से देखभाल की जाती है, किस दायरे में रह कर के नर्स को केयर करनी है, और उन्हें ये पता होता है कि वो नर्स से क्या-क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये हमने बात की यूजेस की। चलिए अब आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहला कोड ऑफ एथिक्स का प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या है? एक नियमों के संग्रह का जो सिद्धांत है, जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए उनका क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? खुद को सक्षम बनाना सही डिसीजन लेने में। ए पेशेंट हैज द राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट हर केयर, यानी उसकी केयर के लिए वो निर्णय ले सकता है कि उसको अपनी केयर किस तरीके से करानी है, कहाँ करानी है, उसको अपने प्रोसीजर्स के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार होता है। यानी कोड ऑफ एथिक्स जो है वो व्यक्ति को आजादी देता है, ऑटोनॉमी देता है अपनी केयर के लिए। चलिए दूसरा क्या है? जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है न्याय। पेशेंट नीड टू बी ट्रीट ए मैनर दैट बी डिजर्व, यानी जैसा वो डिजर्व करता है वैसा उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसमें उसको न्याय मिलना चाहिए कि अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए नर्स और डॉक्टर्स को पनिशमेंट किया जा सकता है, तो उसको न्याय मिलता है अगर उसको सही तरीके से केयर नहीं की जाती। तो ये कोड ऑफ एथिक्स का दूसरा प्रिंसिपल है। बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस मतलब मीन्स प्रमोटिंग गुड और डूइंग गुड फॉर अदर्स, यानी नर्स के द्वारा जो केयर दी जा रही है वो मरीज के लिए लाभकारी होनी चाहिए। तो नर्स जो भी कार्य करती है वो मरीज की भलाई के लिए करती है। तो ये तीसरा प्रिंसिपल है। और चौथा नॉन माल एफिशिएंस, यानी नर्स के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो उसके लिए गैर नुकसान, यानी उसके लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। रेफर्स टू द अवॉइडेंस ऑफ कॉजिंग एनी हार्म टू द पेशेंट, यानी मरीज के लिए कोई भी हानिकारक कार्य नहीं करना है नर्स के द्वारा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि जो कोड बनाए गए हैं उसके प्रमुख अंग क्या हैं? तो सबसे पहला क्या है? नर्सेस एंड पेशेंट, यानी मरीज और जो नर्स है वो प्रमुख अंग है कोड के, क्योंकि भाई इन्हीं के लिए तो ये नियम बनाए गए हैं कि किस तरीके से मरीज की केयर की जानी है, उसके क्या-क्या अधिकार है और किस तरीके से नर्स के द्वारा ये वो कार्य किए हो जाने हैं। तो ए पेशेंट वैल्यूज, कस्टम्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, personal information must be held in confidence and shared only with the judgments, यानी ये प्रमुख अंग है कि नर्स के द्वारा जो मरीज की
जो उसके रिलीफ्स हैं, जो उसके धार्मिक चीज़ें हैं, उनका आदर करना चाहिए और उसी हिसाब से उसकी केयर करनी चाहिए। और मरीज़ की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंस जो उसके रिपोर्ट्स हैं या उसकी डिज़ीज़ है, वो किसी के साथ उसको शेयर नहीं करनी है। केवल ओनली विद जजमेंट्स यानी डॉक्टर्स के साथ में या उसके परिवार के बाद साथ में उसी के साथ में शेयर करनी है। उसके बाद में एलिमेंट्स दूसरा क्या है, नर्सेज एंड प्रैक्टिस यानी नर्स और उसका जो केयर करने की जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से उसे करनी है, इस बात के लिए जो ये दूसरा प्रमुख अंग है। द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर, इंश्योर दैट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी and scientific advances are completable with safety, dignity and rights of pupil। यानी नर्स को जो मरीज की केयर करनी है, प्रोवाइड केयर, उसके लिए इंश्योर होना चाहिए कि एक सही तकनीक से और एक साइंटिफिक एडवांस तरीके से उसकी केयर दी जा रही है, जिसमें उसको सेफ्टी होनी चाहिए और उसके सभी अधिकारों का पालन होना चाहिए। चलिए, अब आगे बात करते हैं, तीसरा क्या है एलिमेंट्स, नर्सेस एंड प्रोफेशन। नर्स जो है और उसका जो प्रोफेशन है वो तीसरा प्रमुख अंग है। द नर्स एज्यूम्स द मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन। नर्स जो एक प्रोफेशनल नर्स होती है, उसके लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से उसे अपना क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड अप करना है, किस तरीके से उसे मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना है और उसको रिसर्च पर भी फोकस करना है, उसको नई नई चीजों को रिसर्च भी करना है मेडिकल में, और एजुकेशन और उसको शिक्षा भी देनी है कि उसको किस तरीके से केयर में नई नई तकनीकों को रिसर्च किया जाना है, किस तरीके से वो बढ़िया तरीके से केयर कर सके। इसके बाद में अगला है नर्सेज एंड कोवर्कर्स, यानी ये भी प्रमुख अंग है, नर्सेज एंड कोवर्कर्स। कोवर्कर्स का मतलब होता है उसके सहसाथी जो भी उसके साथ में काम करते हैं, अदर हेल्थ वर्कर्स, तो उनके साथ में वो भी इसका एक पार्ट है। द नर्स सस्टेन ए कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स इन नर्सिंग एंड अदर फील्ड। नर्सिंग फील्ड में नर्स के जो अदर को वर्कर्स होते हैं, उसके सहपाठी जो होते हैं, उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उन सबके साथ में उसको कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रखना है, एक सहयोगात्मक संबंध बना के रखना है, जिससे एक दूसरे की हेल्प की जा सके। क्योंकि ये जो नर्सिंग का काम होता है, ये एक ग्रुप कार्य है, यानी इसको सभी मिलकर के करते हैं। एक अकेली नर्स केयर नहीं कर सकती मरीज की, उसमें उसकी डॉक्टर भी शामिल होती है, उसके अदर स्टाफ भी उसके शामिल है, क्योंकि अभी 6 घंटे की ड्यूटी एक नर्स की, फिर दूसरी नर्स आएगी, तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि सुबह वाली जो नर्स है उसने क्या-क्या केयर की, क्या नहीं किया, तो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट यानी कोऑपरेटिव रिलेशन आपस में होना चाहिए। इसके बाद में अगला है नर्सेज एंड सोसाइटी। जो नर्स है और सोसाइटी यानी पार्टिसिपेट एंड शेयर रिस्पांसिबिलिटी विद अदर सिटीजन्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, यानी ये नर्स जो है और ये सोसाइटी दोनों ही जिम्मेदार हैं कोड ऑफ एथिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रमुख अंग क्यों है? क्योंकि नर्स के द्वारा पार्टिसिपेट होना चाहिए। अब कोई भी कार्य, जैसे अब इम्यूनाइजेशन है, तो इम्यूनाइजेशन में सोसाइटी जब पार्टिसिपेट करेगी तभी तो वो सक्सेस होगी। अब पोलियो की ड्रॉप पिलानी है तो सोसाइटी को भी मिलकर के उन प्रोग्राम्स में जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और नर्स को उसके बारे में सभी जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उन सबको बताना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें। तो चलिए, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम फिर फंडामेंटल का लेकर के आएँगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच।